नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। रविवार को नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सुबह नोएडा सदर में पार्टी प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने पार्टी कार्यालय के साथ लोगों के घर घर जाकर उनसे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम बघेल ने जहां बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश का माहौल कांग्रेस के अनुकूल है। ने जो फैसला किया है और जो निर्णय दिया है कि आप बड़ी रैली नहीं कर सकते, हम उसका पालन कर रहे हैं। हम इसलिए हम डोर टू डोर कर रहे हैं। नहीं तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री डोर टू डोर करे, ये तो पहली बार देखने को, वो भी चुनाव शुरुआत में। वो आखिरी में करते हैं, समझ आता है, सभी दल के लोग करते हैं, लेकिन शुरुआत में कर रहे हैं। तो भाई निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिया है और हमको जनता के बीच में जाना है, मतदाता के बीच में जाना है, वही सबसे बड़ा है। तो हम पहले से जा रहे हैं, अच्छी बात है, और उसका गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन सबको कर। आज नोएडा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल इलेक्शन बनाने के कारण से बड़े बड़े लोग आज चुनाव तो जीत जाते हैं और वापस चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। और ये एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे होने से अब जो मुझे 3 घंटे दौरा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ के लोग अपने बीच के लोगों को चुनाव जिताना चाहते हैं, हमारे बीच रहे और हमारी समस्याओं का निदान कर सके, हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहते हैं। मैं आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी को बहुत नमन करता हूं। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सारगर्भित बात उन्होंने कही। जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, इस देश आज यहाँ पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस का रहा है। कि आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन 5 साल बाद ये महसूस करें हमको मिला क्या। हमने तो दे दिया उनको वोट, लेकिन वो तो उनको कुर्सी मिली, वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हमको क्या मिला। हमने जाति के आधार पे पहले वोट देके देखा था, लेकिन उनको कुर्सी मिली, हमको क्या मिला। लेकिन आज जो बात है वो किसानों की है, किसानों की मुआवजा, किसानों की समस्याएं, गांव की जमीन का मालिकाना हक, किसानों के जो उपज है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, उसके 2500 रुपये क्विंटल खरीदने की बात, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदने की बात कौन कर रहा है। ये लोग कर रहे हैं जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले, ये लोग कतई नहीं कर रहे हैं। ये यदि कोई बात कर रही है केवल कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता प्रियंका गांधी कर रही है। प्रजातंत्र में मतदाता से बड़ा कोई नहीं, ये जिसे चाहे अर्थ में उठा दे और जिसे चाहे फर्श पटक दे। बहुत अच्छा, यही भारतीय जनता पार्टी है। 2012 में 4थे नंबर की पार्टी थी, हमसे भी पीछे। आज जनता चाहे, ये लड़ाई जनता की लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर उतरी है मैदान पे। तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। और आम जनता यदि खड़े हो जाए तो बड़े बड़े शहंशाह अंग्रेज जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था वो भाग गए, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं टिकने वाले हैं। अरे हम लोग तो पहले गोरों से लड़े थे, इन चोरों से डरने वाले हैं। देखिए छोटे छोटे गठबंधन हुए और जो गठबंधन करके पिछले समय आए थे वो कैसे भरभरा के गिरा है, वो आप देख सकते हैं। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार सारी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो अखिलेश जी को भ्रम है, 4 साल तो निकले नहीं, अब वो जनता के बीच आए हैं। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखवा ने कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के आमाबेड़ा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि आमाबेड़ा में सहकारी बैंक खोलने से क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। ये कांकेर जिले का 13वां और बस्तर की 46वीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा होगी। इस बैंक से आमाबेड़ा के 90 गांव के किसान और ग्रामीण लाभान्वित होंगे। यहाँ के लोगों को अब 30 किलोमीटर दूर कैशकाल, कांकेर और अंतागढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक की शाखा खुलने से लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी, साथ ही किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सुविधा भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में राज्य में 2,484 धान उपार्जन केंद्रों में 17,15,846 किसानों से 69,17,105 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का 65.88% धान की खरीदी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर इस साल धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से 35.54 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 32,85,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी हो चुका है। इसी प्रकार अब तक 13,49,000 मीट्रिक टन धान के परिवहन के लिए टीओ जारी हो चुका है। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को आज 1 साल पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी तेजी से वैक्सीनेशन का काम जारी है। एमपी में अब तक 10,72,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थित जयप्रकाश अस्पताल टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता के साथ परिणाम है कि हम तीसरी लहर में भी सुरक्षित हैं। आज भी 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वैक्सीनेशन के कारण कोरोना घातक नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बहुत कम है और जो भी भर्ती हैं उनमें से ऑक्सीजन लगने के लिए भी संख्या बहुत कम है। हमारी अपनी वैक्सीन बन गई और न केवल बनी बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। मुझे कहते हुए गर्व है, अपने मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिला के 10,72,00,000 डोज, अब तक मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10,72,00,000 डोज मुझे बताते हुए भी खुशी है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 2 फैसले और हुए बाद, एक 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों का भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ जो अभी जारी है, और दूसरे हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने कोविड से मैदान में लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी प्रीकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। बूस्टर डोज भी उसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा आयु के हमारे जो साथी हैं, जो भाई बहन है, बुजुर्गवार हैं, उनको भी अगर वो कोमॉर्बिड है, मतलब और कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो, तो उनको भी ये तीसरा डोज लगना प्रारंभ हो गया। मोदी जी, आपके भगीरथ प्रयत्नों के कारण हम मध्य प्रदेश में भी अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित बना सके, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को। कितनी कठिन परिस्थितियों में कहां कहां जाके आपने डोज लगाए हैं। मेरी बहनें खेतों में पहुंच गई वैक्सीन लगाई, पहाड़ों पर चढ़ गई। अगर वैक्सीन सेंटर पर कोई नहीं आए तो जहां मिले वहां जाके, जरूरत पड़ी तो पैदल जाके, नदी नाले पार करके भी वैक्सीन के डोज लगा के
केवल डोज नहीं लगाया, जनता की जिंदगी बचाई है। ऐसे सारे फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उनका ये परिश्रम, उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये देश कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमने कई वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए, 11 महाअभियान चलाए, और जब हमने अभियान चलाया, जनता को साथ जोड़ के हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जनता के साथ का ये परिणाम है, जो जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का कोरोना से निपटने का, कि हम आज तीसरी लहर में सुरक्षित हैं। वैक्सीन लगवाने में हमको सहयोग करें। प्रदेश भर की जनता से अपील करता हूं, अपने वार्ड में, शहर के, अपनी पंचायत में घर घर दस्तक दीजिए और देखिए कौन बच्चा रह गया, कौन बुजुर्ग रह गया। एक एक को ढूंढ ढूंढ के आप ये वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। और दूसरा मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है। उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे, ये संख्या बहुत बढ़ेगी। और इसलिए कृपया करके हर प्रदेशवासी, मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, कृपया करके मास्क जरूर लगाए, अनावश्यक भीड़ में ना जाए, दूरी बना के रखे, बार बार हाथ धोते रहें, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर दौरे पर रहे। मंदसौर प्रवास कार्यक्रम में वैक्सीनेशन डे पर विजयवर्गीय ने वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को आज 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1 साल पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर में सारी दुनिया हिल गई है, लेकिन भारत में भी तीसरी लहर आई जरूर है, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और इसी के साथ में अभी वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी लगातार जारी है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने शुरुआत की और आज 1 वर्ष पूरा हो गया। सारी दुनिया बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है कि 130 करोड़ देश के अंदर किस प्रकार वैक्सीनेशन होता है। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है और ट्राइबल इलाका है, जहाँ जाकर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि उसका कारण है कि कोविड की तीसरी लहर में सारी दुनिया हिल गई, पर भारत में आई ज़रूर है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं है। उसका कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से इस देश की जनता को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इसके ऊपर आश्चर्य करती है। मैनेजमेंट 156 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 15 से ऊपर वाले लगभग 3 करोड़ हमारे नौजवानों को भी वैक्सीनेशन लग चुका है। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ये रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझ सकता हूँ कि देश की जनता की इस प्रकार उन्होंने चिंता करती है, जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं, जैसे माँ चिंता करती है, जैसे पिता चिंता करते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की चिंता की है। मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ ही मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सामाजिक संगठन और देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने भी जाकर गांव-गांव में इस वैक्सीनेशन अभियान को की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं जेपी नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही एक स्वास्थ्य सेल बनाया है। और हमने टारगेट किया था कि 2 लाख कार्यकर्ता हम खड़े करेंगे, किंतु 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सारे देश में हेल्थ वर्कर के रूप में काम। ऐसा है
यूपी में हमारे पास 325 सीटें थी और हम बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट हमको बदलना है। जिनके टिकट बदलना है उनको पहले से अंदाज लग रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, पर उससे भारतीय जनता पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टिकट देते हैं तो हम हारते हैं, वो छोड़ के चले गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही है। तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारी सरकार बनेगी 300 से ज़्यादा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची किसी को बता न दे, इस डर से आरोपी ने लड़की को कुएं में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। परिजनों ने इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। एडिशनल एसपी समीर यादव ने बताया कि पुलिस ने धारा 375, 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई गई हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इछावर थाने के अंतर्गत एक दिन पहले एक घटना हुई है जिसमें एक मासूम बालिका के साथ एक अपराधी ने दुष्कृत्य किया है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो आरोपी फरार है उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और हमने 4 टीमें लगाई हैं और बहुत जल्दी इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद इसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल रहे हैं और अब मध्य प्रदेश को सभी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर एक और नई जिम्मेदारी मिल गई है। अब एमपी के आईएएस और आईपीएस चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के 45 आईएएस अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और 15 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक और साथ ही 17 आईएएस अधिकारियों के व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीनों पर्यवेक्षकों, सामान्य पुलिस और व्यय को प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके सभी के लिए अधिकारियों को वर्चुअल ट्रेनिंग भी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में इसकी जांच की सुविधा नहीं है और अब रायपुर एम्स में ऐसी आरटी-पीसीआर जांच किट पहुंच चुकी है जो बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एम्स को जो किट मिली है उसकी जांच प्रक्रिया आरटी-पीसीआर जैसी ही है। इस जांच में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए नए मानक तय किए गए हैं। कहा जा रहा है कि पहचान का ये तरीका एस जीन टारगेट फेल्योर पर आधारित है, यानी जिस नमूने में एस जी नहीं होगा उसे ओमिक्रॉन से संक्रमित माना जाएगा। एमपी में कोरोना वायरस मंत्री से लेकर आला अधिकारियों तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई मंत्री भी संक्रमित हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी, जिसके साथ ही राज्य में सक्रिय केस 25,216 हो गए हैं। गौतम ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी देते हुए कहा कि वे कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। वे फिलहाल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षणों के बाद उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया था। उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आए लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन ओपन बुक पैटर्न पर होगा। इसका मतलब है कि अलग अलग स्लॉट में छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जाएगा, फिर उन्हें
क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी जाएगी। वे घर जाकर अपना पेपर सॉल्व करेंगे और तय शेड्यूल के मुताबिक स्कूल आकर उसे सबमिट करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। राज्य में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 से शुरू होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और इसके बाद में इसके संचालन को लेकर ऐसे में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के अलावा डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के खिलाफ इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे और दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल ने डॉक्टर के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। करण मोरवाल रेप केस में फिलहाल जमानत पर हैं। अब इसी मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि एमजी रोड पुलिस ने करण मोरवाल और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के खिलाफ धारा 420, 120B के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया है। इनका ऐसा है, कल हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों कार्यालय से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। उसमें पहले एक महिला के द्वारा महिला थाने पर इन करण मोरवाल जो विधायक के सुपुत्र हैं उनके विरुद्ध एक 376 का प्रकरण दर्ज कराया था। तो उसमें इन्होंने जमानत के लिए अपने गलत तरीके से वहाँ के जो डॉक्टर हैं देवेंद्र स्वामी शासकीय अस्पताल के, उनसे मिलकर वहाँ भर्ती रहना, इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनवाना, दोनों ने मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर षड्यंत्र पूर्वक उसको बनाकर न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए पेश किया था। तो उसके दौरान इनके द्वारा ये गलत तरीका अपनाया गया, जबकि उस प्रकरण में एक सीडी पेश की गई है, जिस सीडी में वो अपने बड़नगर विधायक जी के पुत्र उसमें सीडी में दिखाई दे रहा है महिला के साथ, और वो विवेचना में पहले जब्त हो चुकी है। तो ये गलत होने से वो आवेदन हमको जांच के लिए प्राप्त हुआ था। तो हमने जांच के दौरान उसमें 420, 120B और 34 IPC में प्रकरण दर्ज करा है। आरोपी कौन कौन है? इसमें करण मोरवाल जो विधायक जी के सुपुत्र हैं और एक शासकीय डॉक्टर हैं देवेंद्र स्वामी, ये बड़नगर के अस्पताल के शासकीय डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा वो पत्र दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक बनाए। पेंच की रानी और सुपर मॉम के नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान की मशहूर कारवाली बाघिन की मौत हो गई है। कर्माझिरी कोर एरिया के भूरा दैत्य नाला सिलाताट घाट के पास बाघिन 14 जनवरी को पर्यटकों को नजर आई थी, जो बेहद कमजोर दिख रही थी। इसके बाद से पेंच पार्क के आला अधिकारी और वन्य प्राणी चिकित्सक बाघिन की लगातार निगरानी कर रहे थे। 16 जनवरी रविवार सुबह बाघिन की मौत की खबर आते ही पर्यावरण और बाघ प्रेमियों में मायूसी छा गई है। इंटरनेट मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों ने सबसे ज्यादा बाघ शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाने वाली कालरवाली बाघिन की मौत पर गहरा दुख जताया है। आपको बता दें कि पेंच की रानी और सुपर मॉम के नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान की मशहूर कॉलरवाली बाघिन की मौत हो गई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि 14 जनवरी को पर्यटकों को वो नजर आई थी, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। और इसके बाद में 16 जनवरी रविवार को सुबह ही बाघिन की मौत हो गई। और इसके बाद से इंटरनेट मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी लगातार लोगों ने सबसे ज्यादा बाघ शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाने वाली बाघिन की मौत पर दुख जताया है।
एमपी को टाइगर स्टेट का तगमा दिलाने में अहम योगदान देने वाली कॉलर वाली बाघिन अब इस दुनिया में नहीं रही है। कॉलर वाली बाघिन की मौत पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को मिली टाइगर स्टेट की एक गौरवशाली पहचान दिलाई गई थी और इसी के साथ में अब उसकी मौत एक बहुत ही दुख की बात है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।